नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम प्रधानमंत्री जी के भाषण पे बात करने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण के ज़रिए हम ये समझने वाले हैं कि भारत की नीतियों का आने वाले समय में स्वरूप क्या होगा, देश किस दिशा में जा रहा होगा, हमारे जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। बहुत सारी बातें इस भाषण में हुई हैं, उसमें बहुत सारी चर्चा हुई है, लेकिन उन चर्चाओं में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जिनका हमने जिक्र किया। और हमने ये देखा कि हमने जिन चीज़ों की आलोचना की, बहुत सारी हम सब ने बात की, जब आप लोग भी कमेंट में बहुत अच्छी बातें करते रहते हैं, अब उन चीज़ों पे सरकार को ये बुद्धि आ रही है कि यार ये गलत चल रहे थे, हम वो गलत रास्ते पे जा रहे थे, हम पीछे पीछे चिल्ला रहे थे, मोदी जी वहाँ मत जाओ, डूब जाओगे डूब जाओगे। अब 11 साल बर्बाद करने के बाद उनको ये समझ में आ रहा है कि ये रास्ता गलत था। सबसे पहले तो जीएसटी की बात कर लेते हैं। जब जीएसटी लेके आए थे मोदी जी हिंदुस्तान में, तो बड़े सारे सपने दिखाए गए थे, और तब से लेके पिछले महीने तक लगातार वो अपने उस जीएसटी के प्रोग्राम को, चीज़ों को, सबको दबा बढ़िया बताते जा रहे थे, उसकी तारीफ करते जा रहे थे। पिछले महीने उन्होंने बयान दिया है, जीएसटी तर्क संगत, ये वो तमाम सारी बातें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि हमारे देश में इसी जीएसटी के कारण, मैंने कई बार इस पर विश्लेषण किया, 1% आबादी के पास 70% संपदा पहुंच गई है। क्योंकि जीएसटी एक ऐसा अन्यायकारी कर है जो दिखने में तो लगता है महंगी लग्जरी की चीज़ों पे ज़्यादा प्रतिशत है, लेकिन जो आय का प्रतिशत है, मेरी जो इनकम है, उसका जो टोटल परसेंटेज है, वो जितना गरीब आदमी होता है, जितना कम आय वाला होता है, वो आय का अधिक प्रतिशत टैक्स के रूप में देता है, और जितनी अधिक आय वाला व्यक्ति होता है वो उतना कम प्रतिशत टैक्स के रूप में देता है जीएसटी में। याद कीजिएगा, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि कैसे सरकार कह रही है, पीआईबी ने कहा कि भारत मोस्ट इक्वल कंट्री है। किस मामले में इक्वल है? खपत के मामले में, ना कि आय के मामले में। तो उन्होंने उस खपत के आंकड़े को आय का आंकड़ा दिखा के, सरकार ने ऑफिशियली पीआईबी की प्रेस रिलीज में झूठ बोला था, नाम ले दिया वर्ल्ड बैंक का। तो इस पूरी दशा में जब आप देखेंगे तो जीएसटी जो है वो एक अन्यायकारी टैक्स है। ये बात हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, सरकार उसको इंडोर्स करती रहती है। मैंने आपको बताया कि सबको मिलकर लूटने का मौका मिलता है, तो सब लोग आनंद ले रहे हैं, राज्य सरकारें भी ले रही है, केंद्र सरकार भी ले रही है, और उद्योगपति पूंजीपति को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कह रहा है लूटो लूटो। अब लूट रहा है वो आदमी गरीब और किसान, जिसके पास चप्पल खरीदने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं। तो ये जीएसटी जो है वो लगातार अब उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम जीएसटी को तर्कसंगत बनाएंगे, ये करेंगे, ये इन्होंने लाल किले के भाषण में बोला। लेकिन मैं आपको फिर एक बात असेस करके बता रहा हूं, ये जो कुछ भी लाल किले के भाषण से इन्होंने बोला जीएसटी के बारे में, इसका स्वरूप कुछ और होने वाला है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी दिख रही है वो कुछ और दिख रही है। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि हम 15% के आसपास हमारा जीएसटी का ओवरऑल बर्डन होता था भारत में, यानी जो टोटल कलेक्शन आता था सरकार के पास वो 15% आता था, और ये बर्डन जो है 15% होता था, और धीरे धीरे करके 12% आ गया जी। सरकार घाटे में है। उधर राज्य सरकारें जो हैं वो अलग अपना त्राहिमाम मचाए हुए हैं, उनका रोना दूसरा है। उनका कहना यह है कि हमको तुमने कहा था कि 14% सालाना हम आपकी आमदनी बढ़वाएंगे। भाई साहब, जीएसटी किसी का इंक्रीमेंट होता है 14%, लेकिन सरकारों को चाहिए कि जीएसटी से आमदनी 14% बढ़वाएंगे। ये सरकार ने वादा किया, केंद्र सरकार ने, और ये भी कहा कि अगर नहीं बढ़ेगी तो हम देंगे। अब 2022 में वो हम देंगे वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो क्या हो रहा है कि अब मोदी जी को समझ में आ गया है कि देश को बचाना है, तो जो हम बात करते हैं एमएसएमई, जो हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, जो हम बात करते हैं गरीब आदमी, जो हम बात करते हैं पिछड़े आदमी, जिसकी चटनी बना दी गई है सरकार के दौर में, जो उद्योग बर्बाद हो गए हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाले उद्योग थे, अब इनको समझ में आ गया है कि जीएसटी में हाथ हल्का रखोगे तो छोटी इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी। तो अब ये जीएसटी में हल्का हाथ रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे दोहरा चरित्र है। मुझे ऐसा लगता है कि हल्का हाथ रखने की बात करेंगे, कुछ स्लैब्स में बदलाव कर देंगे, कुछ स्लैब्स बीच में ख़त्म कर देंगे और वाहवाहियाँ लूटेंगे, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू कनेक्शन होगा बाद में वो अब से ज़्यादा होगा।
यानी इनका लक्ष्य होगा कि 15% गोल गोल घुमा के 15% जीएसटी बटोर ली जाए, जो 12% पे आ गई है। एग्जैक्ट 12 नहीं, 11.97 कुछ ऐसा कुछ है वो मामला। ये तो जीएसटी का मामला है और हमने इस सब मामले में बहुत समय से चिंता की। आप जानते हैं कि हमने जो लगाया था अनुमान कि जिस तरह से पॉलिसीज बननी चाहिए वो हम देख रहे हैं कि उस तरह से काम हो रहा है। एक और मामला सामने आया, वो आया सेमीकंडक्टर मिशन का। अब वो हालांकि दिखने में टेक्निकल मामला लगता है कि हम ये कहते हैं हम हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर बनाएंगे, हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है, लेकिन बनाने को लेकर जो है वो, और अब वो कह रहे हैं कि अब वो ये जो उनकी आदत है ना, ये वैश्विक हब बना देंगे पूरी दुनिया में। ताइवान इतने साल से सेमीकंडक्टर बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, चीन बना रहा है, उसको हम सबको पीछे छोड़ देंगे। आपकी हालत क्या है? आपने जितने इसमें वेंचर चालू किए सब लोग छोड़ के भाग गए। मैंने आपको बताया, आपको ये भी बताया कि कैसे वेदांत वाले जो हैं अग्रवाल साहब, वो निकल गए। गुजरात में लगना था ना प्लांट, क्यों? पैसे मांग रहे थे वो कह रहे थे भाई मैं इसको अगर लॉन्च करूंगा तो मुझे तो पैसे चाहिए, मैं सेमीकंडक्टर बनाऊंगा। तो फिर भाई ये सोचने की बात है कि भाई फैक्ट्री के लिए पैसे सरकार दे। ताइवान की कंपनी की पार्टनरशिप होगी, भारत की कंपनी की पार्टनरशिप होगी। भारत की कंपनी कह रही है भाई सरकार 50% तक देने को तैयार है, कह रहे पूरा दो मुझे। उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ ये कि वो प्रोजेक्ट चला गया। अब सरकार ने क्या किया? अब आप समझिए खेल सरकार का। सरकार ने 2499 करोड़ रुपए, यानी करीब 2500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। खर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर मिशन पे। ये पैसा कहाँ खर्च होगा? डिजाइन लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छा डिजाइन कर दिया, और इसके अलावा असेंबली, टेस्टिंग, मेकिंग, पैकेजिंग इकाइयों के लिए भी पैसे रखे हुए हैं। यानी कुल मिला के एक मोटा मोटा पैसा सरकार दे रही है। कौन सा वाला? जो जीएसटी में आपकी गली में प्रेस करने वाले रामू से वसूला गया है। आप कहोगे रामू से? रामू कौन सा जीएसटी प्रेस कराने पे होती है? रामू घर का सामान लाता है, उसमें जीएसटी देके आता है। तो अब ये पैसा कई, आप देखिए 25,000 करोड़ रुपए के करीब हमारा पैसा जो है वो लुटाया जा रहा है, 2,500 करोड़ रुपए के आसपास। अब सेमीकंडक्टर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये कुल मिला के पक्का है कि सेमीकंडक्टर की जो स्टोरी है वो आपके सामने एकदम क्लियर कट है। भारत में सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, दुनिया के सबसे सस्ते बन सकते हैं। भारत में लेबर भी सस्ती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत के उद्योगपति इतने ढीठ हैं कि उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सरकार वैसे ही उनको बगैर रिस्क के मोटे मोटे काम कर देती है। एक कंपनी उठा के बेचेगी 500 रुपये में और 2,000 रुपये की तो उस कंपनी की ज़मीन ही ज़मीन होगी, तो वो ऐसे काम में क्यों पड़ेंगे? खैर, इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है जो अपने आप में अन्यायपूर्ण समझौता हुआ था साहब पाकिस्तान के साथ में। याद कीजिए, कौन सा समझौता? सिंधु नदी बंटवारे का। हमारे बड़े जो है वो अन्यायपूर्ण समझौता कर गए। इसी चक्कर में मैं 10 साल से चुपचाप इस अन्यायपूर्ण समझौते का मजा ले रहा था। मैं जाके बिरयानी खाता था लाहौर में, मैं जाके अटल जी भारत की यात्रा करके आते थे वहां पे जाके लाहौर में। नवाज शरीफ को जबरदस्त यहाँ पर और उसको मुशर्रफ को वेलकम दिया जाता था। पुराना किला एकदम लाइटों से सजा दिया गया था दिल्ली का। क्या भव्य भाषण हुआ था वहां से। तब तक किसी को भी न्यायपूर्ण समझ में नहीं आ रहा, बिरयानी समझ में आ रही थी। अभी क्या हुआ है? अभी पहलगाम हुआ। पहलगाम को लेकर पूरी दुनिया अभी भी ये मानने को, ईमानदारी की बात है, ये घर में सच है कि सर दुनिया नहीं मान रही है कि वो पहलगाम पाकिस्तान ने कराया। एक भी देश ने आतंकवाद के लिए इस मामले पे पाकिस्तान की आलोचना नहीं की है। नॉट ए सिंगल कंट्री। आप सारे सांसदों को भेज चुके हो, सब कुछ भेज चुके हो। तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि मोदी सरकार को और इस सरकार को ये समझ में आ गया है कि देश की सरकारों का एक पुराना लंबा धंधा था, पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करो और देशभक्ति को वोट पे कन्वर्ट करो। उससे थोड़ी देर के लिए मोदी सरकार निकली थी, इसको लगा हम तो अब पंगा डायरेक्ट लेंगे चीन से, लेकिन इनको समझ में आया कि चीन से पंगा नहीं लेंगे। अब आप सोचिए, वो मुनीर ना पिद्दी का शोरबा, माफ कीजिएगा, उनका वो आर्मी चीफ है, मेरे देश का प्रधानमंत्री उससे बहुत बड़ा है। हम देश भी बड़े और पद भी बड़ा है प्रधानमंत्री का, वो अपने देश के प्रधानमंत्री से भी छोटा है। और उसके यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि ट्रंप सोचिए सीधे उससे बात कर रहा है, उसके पीएम राष्ट्रपति को पूछ ही नहीं रहा है।
और पाकिस्तान के मुंह ढक के वहाँ की लीडरशिप बैठी हुई है, निर्लज्ज निकम्मे लोग, कि भाई तुम हमारे अधिकारी से डायरेक्ट बात कैसे कर सकते हो, दूसरे देश के राष्ट्रपति। हो रही है। हालांकि हमारे यहाँ भी हम लोग सुरक्षा सलाहकार वलाकार को डायरेक्ट बात करने को भेज देते हैं, वहाँ के लोग आके डायरेक्ट बात करते हैं इनसे। ठीक है, उनका कंट्रोल है भाई, इससे ज़्यादा बोलूँगा तो। लेकिन वो मुनीर कहता है कि तुमने अगर बांध बनाया सिंध नदी पे तो मैं मिसाइल से उड़ा दूंगा। आप कहोगे वो क्या कर लेगा उसकी ऐसी तैसी। लेकिन ये साहस अगर मुनीर जुटा सकता है तो भाई हमारे सिर पे ब्रह्मपुत्र नदी पे चीन बांध बना रहा है और उसको दुनिया का सबसे बड़ा बांध बताया जा रहा है, वो तो वाटर बम होगा, वो कभी की वे कभी फोड़ देगा, हम बह जाएंगे एक तरह से। बहुत सारे इलाके हमारे, अचानक उसने सारे गेट खोल दिए इतने बड़े बांध के, उसी से तबाही आ जाएगी। तो मुनीर बोल सकता है, तुम चीन से नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते आप? ये प्रश्न बहुत बड़ा है और इसी प्रश्न में ये उत्तर अंतर्निहित है कि पाकिस्तान से पंगे लेके, पाकिस्तान जैसे एक चूहे के साथ में हर वक्त आप कन्फ्लिक्ट मोल लेके भारत में देशभक्ति की राजनीति आसानी से कर सकते हो। चीन के साथ करते हो तो वो ना कोई घुसा है ना घुसेगा हो जाता है। तो अब पाकिस्तान के साथ में दुश्मनी का जो स्टाइल है और उसका जो पॉलिटिकल इस्तेमाल है, अब उस दिशा में जाना चाहते हैं। हम अच्छी तरह से दुनिया भर का विश्लेषण विवेचन कर चुके हैं। अनेक भाखड़ा नंगल दाम बांध जितनी जगह बांध चाहिए तब जाके आप सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक पाओगे। वहाँ का पानी रोकने की स्थिति में आप हो ही नहीं। पानी आप जेब में नहीं रख सकते हो, उसको रखने के लिए जगह चाहिए और ज़मीन चाहिए। अगर आप उस पानी को कहीं पे भी डाइवर्ट करते हो तो पानी कब आता है? जब पानी की कमी नहीं होती है। अभी बरसात हो रही है, अभी दबा के पानी आ रहा है ऊपर से, जाहिर बात है। और जब बरसात नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा। तो आज जब पानी हमारे पास ऑलरेडी है तो क्या आप रोक सकते हो पानी को? नहीं रोक सकते हो। तो पानी रोक के देश में कहीं पे भी रखना या कहीं पे भी डाइवर्ट करना, किसी भी नदी में ले जाना, कम से कम आज की स्थिति में अगले 30 साल तक तो संभव नहीं दिखता है। तो इसलिए सिर्फ देशभक्ति, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को दोबारा खड़ा करो। अरे तुमने कब बोला था दादा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते? उसके बाद तो तुम बहाए जा रहे थे। अभी पहलगाम फिर हो गया। कोई पूछता कि कैसे घुस आए, कोई पूछता कि कैसे मार दिया, कोई पूछता कि तुम क्या कर रहे थे। दंगे फैलाने की साजिश कर रहे थे वो। इसमें तो सहयोग ही कर रहे थे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का जो हिंदुस्तान में दंगे फैलाने की राजनीति करती हैं। तो आपको जो है वो ऐसी ये दिखाते हैं। पुलवामा के बाद में इसी तरह के बहुत सारे कौतिक दिखाए थे। तब भी पानी रोक दिया था, पर रोक दिया था तो अभी कैसे जा रहा था भाई? तो ये जो है ये पॉइंट ऐसा है जिस पे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ आई वॉश है। हम जब आपस में रोज़ बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। डेमोग्राफिक मिशन की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे आदिवासी जो हैं उनको बहला फुसला के जगह बना लेते हैं। आपको अंदाज़ा है वो कहाँ की बात कर रहे हैं? वो उस जगह की बात कर रहे हैं जो राज्य अभी तक चल रहा है। इस देश का गृह मंत्री उस राज्य को संभाल नहीं पाया है। वो राज्य जिसका कि नाम मणिपुर है। मणिपुर में आदिवासियों के खिलाफ नफरत खड़ी करके मैदान के लोगों की, मैतेई लोगों की राजनीति करने की कोशिश की गई थी, जो मिसफायर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके कारण मणिपुर जल रहा है। ये जिनकी बात कर रहे हैं वो मणिपुर में, वहाँ और कोई आदिवासी इलाका तो है नहीं। बंगाल की सीमा पे तो कोई बांग्लादेश का आदिवासी इलाका नहीं है और कहीं है नहीं। वही है जिसमें वहाँ से म्यांमार से जो कुकी आदिवासी हैं वो कुछ यहाँ बसते हैं, कुछ म्यांमार में बसते हैं। आपस में रोटी वोटी रिश्तेदारियाँ, बीच में लकीर खिंची हुई है भाई, यहाँ भारत है वहाँ पे म्यांमार है। वहाँ पे म्यांमार की सरकार, जो जुंटा गवर्नमेंट जो है, जब लोगों पे अत्याचार करती है, उनको मारती पीटती है, उनका कत्लेआम करती है, उनके पास एयरफोर्स बम गिराती है, तो यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ बस जाते हैं पहाड़ों कंदराओं में। वो तो ऊपर ऊपर पहाड़ हैं, कुछ चले जाते हैं। तो इन्होंने ये मसला बनाया कि ये देखो विदेशी लोग घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं और ये
हैं आदिवासी, इनको रिजर्वेशन मिलता है और इनको ज़मीन खरीदने का अधिकार है मैदान में, और तुमको पहाड़ पे ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। तो धीरे धीरे करके ये जो तुम्हारी राजधानी है, पूरी राजधानी में यही लोग आके बस जाएंगे और इनको सरकारी नौकरी भी मिलती है, आदिवासी हैं, तो तुमको हड़प जाएंगे ये जाके वहाँ पर। कुछ एक बहुत बड़े पूर्व मंत्री, संघ के बड़े पदाधिकारी ये समझाया सिखाया करते थे उन लोगों को। बाद में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लेख में भी यही लिखा। अब वो आग भड़क गई चूड़ा चांदपुर में, अभी तक रायता फैला हुआ है। तो मोदी जी अभी देखिए लाल किले से उसका रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन इससे डेमोग्राफी बदल रही है देश की, ये बदल रहा है, ये कह के वो कहीं और अधूरा एक ऐसा एड्रेस छोड़ देते हैं जो कहीं जाके लोग आपस में लड़ जाएं। ये अपने आप में एक घटिया राजनीति है जो जाति जनगणना को डिफ्यूज करने के लिए की जा रही है। वो विपक्ष जब कहेगा कि सांप्रदायिकता फैल रही है, इसको रोकना है, तो जाति जनगणना करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उनको मालूम है कि जब जाति के बीच में लोग खड़े हो जाएंगे तो धर्म की लड़ाई छूट जाएगी, दंगे सांप्रदायिक नहीं होंगे, सब लोग अपनी जाति को बचाने में लग जाएंगे आरक्षण सबसे। तो ये लेके आए हैं हिंदू मुसलमान काट, और ये जो डेमोग्राफी और ये सारी बातें हो रही हैं ये कहीं वो जा रही हैं। आप देखिए फर्जी वेबसाइट बनी हुई है सेंसस ऑफ इंडिया के, जिसमें सांप्रदायिक आंकड़े रखे होते हैं। जब आप सर्च करोगे सेंसस ऑफ इंडिया, गलती से आप उसको छोड़ लेते हो और उसके अंदर वही सब आंकड़े होते हैं, इतने साल में ये हो जाएगा, उतने साल में हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बहरहाल सरकार जो कह रही है 18 से 21 के बीच में कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिरता की ओर है, यानी हमारी जनसंख्या बढ़नी बंद हो जाएगी। अब वही सरकार कह रही है ध्रुवीकरण का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कि घुसपैठिए भारत में घुस के आ रहे हैं। घुसपैठिए भारत में घुस के अगर आ रहे हैं तो उनको रोकने का काम किसका है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये दोनों किसके अंदर में आते हैं? आप ही के दोस्त के अंडर में। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें कोष रखा गया है। 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे रोजगार देने के लिए। आप जानते हैं, मैंने बताया एप्पल के मामले में क्या हुआ। एक नौकरी के लिए 3-3 लाख रुपए दिए जा रहे हो आप साल में उस कंपनी को, इंसेंटिव के नाम पे। ये पैसा, रुपया कहाँ जाएगा? उद्योगपतियों के पास। सरकार को इस पैसे को एमएसएमई के लिए और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कर देना चाहिए। छोटे उद्योग, 2 कमरे 3 कमरे वाले उद्योगों को ही सरकार देगी पैसे, तब रोजगार बढ़ेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करने वाली है। तो ये जो पैसा है 1 लाख करोड़, ये फिर से कहीं और चला जाएगा। कहा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट से नौकरियां मिलेंगी। तो स्किल डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है? स्टार्टअप कौन बना रहा है? हम सब जानते हैं। 99% स्टार्टअप मुनाफा नहीं कमाते हैं। उनका पैसा कहाँ जाता है? वो घाटा उठाते हैं। तो कहाँ जाता है पैसा? वो कहीं और चला जाता है। बहरहाल जो मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो आज 11 साल बाद भी उसी वादे की बात कर रहे हैं। यानी तीनों चारों मामलों में जो हमने डिस्कस किए, मोदी जी अपनी असफलता को अपने मुंह से बयान कर रहे हैं। जीएसटी का मामला देख लीजिए, विदेशी घुसपैठ का मामला देख लीजिए, या आपका सेमीकंडक्टर मिशन का मामला देख लीजिए, रोजगार का मामला देख लीजिए, जहां देखना है आप देख लीजिए। ये बोल रहे हैं कि अब हम 11 साल से जो कर रहे थे वो नहीं करेंगे, या फिर 11 साल पहले जो बोला था वही कह रहे हैं कि हम वो करेंगे। तो कब करोगे भैया? दुकानें बंद हो जाएंगी। तुम सुबह से उठे हो, तुमको दूध लाने को बोल रहे हैं, शाम कर दिए सोते सोते बाबा, अब उठ के जाके दूध ले आओ वरना दुकान बंद हो जाएगी। ये सरकार कर रही है। और एक सबसे ज़्यादा जो जिस पे जाके आरएसएस के मामले पे विवाद हो रहा है। आरएसएस के 100 साल हो गए हैं। उनको लगता है आरएसएस इस देशभक्त संस्थान है। दुनिया जानती है कि देश आज़ाद हुआ, आज़ादी अधूरी है। ये आज़ादी जो है, ये झंडा हमारा झंडा नहीं है। इस झंडे का हम बहिष्कार करते हैं। सालों साल आपने तिरंगा तक नहीं लगाया, वो तिरंगा जो स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान था। अब ये कह रहे हैं उन्होंने स्वयंसेवकों ने कुर्बानियाँ दी हैं।
अरे यहाँ स्वयंसेवक तो भारत से जोड़ो आंदोलन में लोगों को ये समझाने में लगे हुए थे, देखो यार क्या फ़ायदा, बच्चे जेल में चले जाएंगे, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। और अब आप कह रहे हो कि जो है स्वयंसेवकों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 1947 तक 47 स्वयंसेवक सामने नहीं आए हैं। जो आदमी सबसे ज़्यादा लड़ा इस देश की आज़ादी के लिए, उसको मार दिया। जिसने पूरे देश में मोमेंटम खड़ा किया आंदोलन का, सारे लोगों को संगठित किया, डरने वाले लोगों को भी संगठित कर लिया, उस महात्मा गांधी को मार दिया। आप ही के बीच के लोग गोडसे को महान कहते हैं। आज ही एक विज्ञापन छपा है अखबार में, उसने सावरकर का फोटो महात्मा गांधी से भी ऊपर लगा हुआ है। वो सावरकर जो अंग्रेजों से मिल गया था बाद में, पहले एक अच्छा स्वतंत्रता सेनानी था, बाद में मिल गया, माफीनामा दिया, पेंशन लेता था उनसे। लेकिन क्या करें, 11 साल लग गए एक आरएसएस के प्रचारक को आरएसएस की तारीफ करने में। इस तरह से मौके की एक आरएसएस वाला इंतजार करता है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी क्यों 75 साल के होने वाले हैं, भागवत साहब ने जीना मुश्किल कर रखा है, हर 4-6 महीने में कोई बयान दे देते हैं जिस पे मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता है। अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट पे ही बयान दे दिया। अभी कुत्तों का जो मामला है रिसेंट वाला, इनकी सरकार मिलके कुत्तों को उठवा के शहर के बाहर फेंक रही है। मोहन भागवत जो खुद कुत्तों के डॉक्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई उनकी नसबंदी होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप भेज सकते, जो जाएँ वहीं रहेंगे। ये तरीका नहीं है डॉक्टर को जानवरों से डील करने का। साधु संतों की महफिल में कह दिया साहब, तो उनको भी तो मनाना है। और पहले तो मोहन भागवत किसी काम के नहीं लगते थे आपको, आपने कह दिया कि बीजेपी की हैसियत है, अपने आप चुनाव जीत लेगी, हमको आरएसएस की अब जरूरत नहीं बची है। फिर पता चला बैसाखियों पे घूम रहे हो, वो भी तब जब आरएसएस की पूरी ताकत लगाने के बाद में। अब आपको लगता है कि आरएसएस वाले मुझे हटा तो नहीं देंगे, क्योंकि चारों तरफ से आप घेराबंदी हो रही है, हर तरफ से घिर रहे हो, हर मोर्चे पर असफल हो आप। पाकिस्तान के मामले में भी आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए हैं, विदेश नीति आपकी फेल हो गई, चीन के मामले में फेल हो गई, अमेरिका के मामले में तो विदेश नीति बुरी तरह से फेल हुई है। आज भी ट्रंप ने भारत को घटिया तरीके से लपेटा है। बोले मैंने भारत को जब अच्छी तरह से दंडित किया, उस पर टैरिफ लगाए, तब रूस को समझ में आया, तब रूस समझौता करने को तैयार हुआ कि भारत के साथ ऐसा हो रहा है। वो जस्टिफाई कर रहा है, आपका दोस्त है अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये एक पूरी की पूरी तस्वीर जो दिखती है वो ये दिखती है कि ये अपने जाने के समय आते आते मोदी जी गलतियां भी स्वीकार कर रहे हैं और संघ को मनाने में भी लगे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि आरएसएस की भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो 75 से एक दिन एक्स्ट्रा ना रुकने दें। जो भी है, जुमलों की राजनीति दनादन दनादन चल रही है। किसानों को लेकर मोदी जी ने जो बयान दिया, भगवान मालिक है। आप कह रहे हो कि किसानों को ये, किसानों को वो, किसानों के लिए मैं ये कर दूंगा, फला कर दूंगा। अरे 700 किसान मर गए भाई, तुम्हारे दिल्ली के गेट पे बैठे हुए। एमएसपी दो ना उनको, अभी भी एमएसपी की गारंटी बोल देते हैं आप। किसान कानून आपको वापस लेने पड़े, उनके आंदोलन के कारण आप झुके, और जब जब आप पे शक्ति होती है आप झुकते हो। सुप्रीम कोर्ट को भी सख्ती से झुकाया अभी। कांग्रेस को सीख लेना चाहिए, और सीख गई है वो कि सड़क पर उतरोगे तो कुछ पाओगे। खैर जो भी है, ना तो एमएसपी की कानूनी गारंटी, ना कर्ज माफ़ी, ना इनपुट लागत घटाने का कोई उपाय, ना उनको जो एमएसपी के फार्मूला दिया गया था उसके हिसाब से कुछ उनको नहीं मिल रहा है, ना फसलों के दाम उस तरह से मिल पा रहे हैं। बस बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि बस कुछ कहना है। और ये सब चीज़ें अपने आप में बता रही हैं कि कैसे मोदी जी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि किसानों के मामले में भी उन्होंने जो अभी तक किया था वो गलत था। नौकरी के मामले में वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। जीएसटी खराब था, उससे सरकार बेकार गई। सरकार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, इस देश को बर्बाद कर दिया। गरीब आदमी और गरीब हो गया, गरीब की परचेजिंग पावर खत्म हो गई, छोटे सामान बिकने बंद हो गए। हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले जैसे लोग, मैगी बनाने वाले, खुल के बोल चुके हैं मार्केट में ग्राहक नहीं है, ग्राहक के पास पैसा नहीं है। तो जीएसटी से आपने सारी दुर्गति की। पाकिस्तान के मामले पे आपने तो तब पुलवामा के बाद कहा था, तब से लेके अब तक आपने पानी पे कुछ क्यों नहीं किया? पानी और लहू एक साथ नहीं बह सकते। और अभी भी आप डायलॉग बोल रहे हो, क्या करोगे? और जो पीछे से पानी रोक रहा है उसका क्या कर रहे हो? तो ये बहुत सारी चीजें ये बताती हैं कि एक बेहद कमजोर तरह से एक लाचार व्यक्ति
अपने हर फ्रंट पे नाकाम होने के बाद अपनी गलतियों को छुपा भी नहीं पा रहा है और स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।